नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। शासन ने फिर पीसीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। तो हाल ही में बनाए गए हरिद्वार के अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयवर्धन शर्मा को एडीएम चंपावत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के सचिव उत्तम सिंह चौहान अपर आयुक्त गढ़वाल मंडल बनाए गए हैं। पीसीएस हेमंत कुमार शर्मा को अपर नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून की जिम्मेदारी मिली है। पीसीएस उत्तम सिंह चौहान अपर आयुक्त जीएमवीएन बनाए गए हैं। तो पीसीएस रिंकू बिष्ट डिप्टी कलेक्टर अल्मोड़ा बन गई हैं। उधर देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आभार प्रकट किया है। तो सांसद महेंद्र भट्ट एम्स ऋषिकेश के वैधानिक सदस्य नियुक्त किए गए हैं। वहीं महेंद्र भट्ट ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और सभी सांसदों का भी आभार जताया है। वहीं देहरादून में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने अपने चहेतों को देखते हुए आरक्षण तय किया है। जहां पर 15 साल से सामान्य सीट है उसको फिर से सामान्य किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि वो अपनी पार्टी से इस बार के निकाय चुनाव में महिलाओं की भागीदारी की मांग करेंगी, जिसके लिए वो दिल्ली में प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा से भी मुलाकात करेंगी। मुन्ना सिंह चौहान जी ने, विनोद चमोली जी ने भी इस पर कुछ बात करी है और बाकी कुछ बीजेपी के और नेताओं ने भी बोला कि सही तरीके से आरक्षण नहीं हुआ। लगातार भाजपा के लोग ही भाजपा की सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। त्रिवेंद्र राव जी ने अभी भाजपा की सरकार को भ्रष्टाचार पे घेरा है। विनोद चमोली जी ने अभी इसके बारे में बात करी है और मुन्ना सिंह चौहान जी ने बहुत सही बात करी है कि जो आरक्षण का मानक है उसको सही तरीके से देखा नहीं गया। वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव की फिजाएं अब गर्म हो चुकी है। राजनीति का खेल अपने पूरे रंग में है। जसपुर में चेयरमैन बसपा प्रत्याशी वसीम सिद्दीकी ने हाथी पर सवार होकर एक धमाकेदार एंट्री की। उनके मन से छूटे बयान ने विरोधियों के पसीने छुड़ा दिए। वसीम सिद्दीकी ने किसी पर जमीन बेचकर लोगों के पैसे हड़पने का आरोप लगाया तो किसी को बिजली चोरी और दलाली का पोस्टर बॉय करार दिया। तो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की जड़ें उखाड़ फेंकेंगे। जन सैलाब जो मेरे दोस्तों ने, मेरे बुजुर्ग दोस्तों ने, मेरे भाइयों ने जो दिखाया है हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक जो मेरे मंच पे देखा है आपने, वो खुला ऐलान है जसपुर में कि वो मेरे साथ तन मन धन से हर तरीके से तैयार हो गए हैं, खड़े हो गए हैं। अब वो रुकने वाले नहीं हैं। अब वो दिखाना चाहते हैं कि बहुत हो गई नगर पालिका में भ्रष्टाचारी। अब वो वसीम भाई को लाना चाहते हैं और उनका सबका नारा मेरे साथ है। अब मैं बड़ा खुश हुआ आज छोटी सी मीटिंग सोचा था मैंने और उन्होंने जन सैलाब दिखा दिया। युवा शक्ति जो होती है वो एक मिसाल बना दी है आज की मीटिंग ने। मैं बड़ा खुश हूँ उससे। उधर हरिद्वार में 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक होने वाली 3 दिवसीय धर्म संसद की प्रशासन ने परमिशन न दिए जाने को लेकर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को रक्त से पत्र लिखा है। यति नरसिंहानंद ने कहा कि अधिकारियों द्वारा जो बदतमीजी की गई है इसको लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। उन्होंने पत्र में कहा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देशों में हिंदू समाज पर हो रहे हमले पर चर्चा के लिए धर्म संसद का आयोजन किया गया था। उन्होंने धर्म संसद को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार ठहराकर आक्रोश भी जाहिर किया। तो अपनी शीतकालीन चारधाम यात्रा समाप्त कर हरिद्वार लौटे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सभी से चार धामों के गद्दी स्थल पर जाकर दर्शन करने का संदेश दिया। देर शाम चंडीघाट स्थित नमामि गंगे घाट पर पहुंचकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ठंड के मौसम में पहाड़ों पर मैदानों की अपेक्षा गर्मी होती है, लिहाजा लोगों को शीतकाल में भी हिमालय पर जाना चाहिए। उत्तराखंड सरकार द्वारा लाए जा रहे यूसीसी कानून
और मदरसों की जांच पर उन्होंने सीएम धामी की पीठ थपथपाई और कहा कि बिना किसी राजनीति के कार्रवाई होनी चाहिए। संसद में राहुल गांधी पर धक्का मुक्की के आरोपों और एफआईआर मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मुकदमे से कुछ नहीं होता और कानून इस संबंध में अपना काम करेगा। का मतलब ही होता है जो आजमाइश होती रहे, जहाँ जहाँ लड़ाई भिड़ाई होती रहे, तो ये लड़ाई भिड़ाई होती रहती है, लेकिन बहुत अच्छे से कुंभ होगा, कोई इसमें चिंता करने की बात नहीं। भी फाड़ हो जाएं, लेकिन जब स्नान का समय आएगा, यही तो हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि हम लोगों को, जो देखने वाले लोग हैं, उनकी दृष्टि में अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जब मौका आता है सब एक हो जाते हैं। कुंभ जो है वो बाकी सब अलग उसका महात्म्य है धार्मिक, लेकिन सांस्कृतिक सामाजिक महत्व उसका ये है कि सनातन धर्मियों की जो एकता है वो कुंभ में दिखाई देती है। जाति में, वर्ण में, इसमें उसमें बटे हुए जो सनातन धर्मी हैं वो कुंभ में एकाकार होते हैं। और हम संत महंत अलग अलग अखाड़े हैं, हमारे अलग अलग हमारे संप्रदाय हैं, अलग अलग हमारे दर्शन हैं, लेकिन कुंभ में सब हम एक हो जाएंगे। तो सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 की छात्राएं अब से गृह विज्ञान नहीं पढ़ पाएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में गणित को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया जा रहा है। राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा को लेकर शिक्षा निदेशालय में बीते दिनों हुई बैठक में ये सिफारिश की गई। अब तक कक्षा 9 में पहुंचने पर गणित के स्थान पर गृह विज्ञान विषय लेने का विकल्प था, लेकिन अब शिक्षा नीति के तहत 2020 में गणित को हाई स्कूल में अनिवार्य विषय बनाया गया है। वहीं राज्य की बाल आयोग अध्यक्ष गीता खन्ना ने इस फैसले को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारी बेटियां किसी भी क्षेत्र में जा सकती हैं, उनको गणित की अच्छी जानकारी हो सकती है। सरकारी स्कूलों में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान एक का सब्जेक्ट होता था, तो आई थिंक जेंडर पैरिटी का एक वो विषय आ गया कि उनको अगर गणित 9वीं में ही छूट गया तो फिर कल को अगर उन्हें इंजीनियरिंग या पायलट कोई भी साइंटिस्ट, तो फिर वो प्योर साइंसेस, इंजीनियरिंग और ऐसे वाले जो कैरियर ऑप्शंस है वो रुक जाते थे उनके। तो अब वो भी गणित पढ़ाया कंपलसरी कर दिया गया है, क्योंकि अक्सर बच्चे डरते हैं ना, गणित मुश्किल लगता है। तो क्या है, गृह विज्ञान एक ऑप्शन था, तो लड़कियां ज़्यादातर गृह विज्ञान ले लेती थी। लेकिन बाद में 9वीं के बच्चे को क्या समझ होती है, जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, बाद में बड़े होके पता चलता है ना कि भाई मेरे लिए स्कूल जाना कितना अच्छा हुआ। तो चमोली में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मेले का समापन हुआ। पोखरी हिमवंत कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल खादी ग्राम उद्योग मेले के अंतिम दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में रंगारंग कार्यक्रम और पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न हुआ। विधायक लखपत बुलेटा ने राज्यसभा सांसद से पोखरी तहसील में वकीलों की बैठक की व्यवस्था के लिए भवन निर्माण, सैरा मालकोटी सड़क निर्माण और पॉलिटेक्निक पोखरी भवन का सुधारीकरण की मांग की है। वहीं महेंद्र भट्ट ने तहसील के अंतर्गत वकीलों के भवन निर्माण को लेकर 10 लाख की धनराशि देने की घोषणा की है। ये मेला इस क्षेत्र के विकास का एक केंद्र बनने वाला है। अनेकों बार अनेकों जनप्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं, जब जनप्रतिनिधि कभी भी आते हैं तो देकर जाते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि लगातार 18 वर्ष इस मेले ने इस क्षेत्र के विकास को एक गति प्रदान की है। आज भी अनेकों विषय निकल कर आए, अनेकों समस्याएं निकल कर आई हैं। मेरा प्रयास रहेगा सरकार के माध्यम से इन समस्या का समाधान करवाना। देखिए, ये सबका प्रयास था, सामूहिक प्रयास था। हमारी बहनें जो आ रखी हैं, इन लोगों का, मीडिया के लोगों का, सबके अथक प्रयास है। ये मेला बहुत सुंदर रहा, बहुत दिव्य और भव्य रहा, बहुत शांति के साथ ये मेला निपटा है। और हमारी जितनी भी ग्राम सभाएं हैं, लगभग 76 ग्राम सभाओं की जो महिला मंगल दल है, सभी ने पार्टिसिपेट किया है। तमाम लोगों ने उत्साह के साथ इसमें काम किया है। आप देखो, सांस्कृतिक प्रोग्राम से लेकर आप औद्योगिक जो गतिविधियों से लेकर आप सामाजिक संरचना की गतिविधियां, स्कूल के जो बच्चों के कंपटीशन की जो बातें, जो खेल प्रतियोगिताओं में जो हैं, वो बहुत ही स्तरीय, जिसको कह सकते हैं प्रदेश के स्तर की रही हैं। और उसमें पूरे के पूरे बड़े बड़े लोगों ने और अच्छे लोगों ने भाग लिया और सब ने बढ़ चढ़ के अपने स्वयं के उत्साह से लोग आए। और ये उत्साह जो लोगों का रहा है वो बहुत सराहनीय रहा, उसके लिए सबका धन्यवाद है। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर हरिद्वार पुलिस सघन चेकिंग अभियान चला रही है। हरिद्वार के सराय ज्वालापुर में ड्रग्स इंस्पेक्टर ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। छापेमारी से अवैध मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी में अनियमितताएं मिलने पर ड्रग्स इंस्पेक्टर ने
3 मेडिकल स्टोर बंद करा दिए। एक स्टोर पर 12 वर्षीय नाबालिग को काम करते हुए पाया गया, जो कानून का उल्लंघन है। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने साफ कहा कि नशे की दवाओं की बिक्री और मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अभियान लगातार जारी रहेगा। उधर रुड़की क्षेत्र के करौंदी गांव और आसपास के जंगल में कई दिनों से गुलदार के आतंक मचाया हुआ है और गुलदार के भय से किसान अपने खेतों पर भी जाने से कतरा रहे हैं। किसानों की सूचना के बाद भी वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया, जिस कारण किसानों में रोष और भय बना हुआ है। आखिर में दर्जनों किसानों ने वन विभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। किसानों ने कहा कि वन विभाग को कई दिन पूर्व जंगल में गुलदार होने की सूचना दी गई थी, लेकिन वन विभाग की ओर से अभी तक गुलदार को नहीं पकड़ा गया है। वहाँ से और ना तो पानी आ रहा खेतों में, ना जाया जा रहा वहाँ, और भारी हो रहा काम। ये मर आएंगे दोस्तों, तो यहीं मर जाएंगे बारी, और जाते नहीं रात को भी घर यहीं पड़ेंगे, और मर गए ना कोई सा अड्डे उधर सिर होंगे। है जी, हाँ शिकायत करी तो वो दिया दे रखा, कई दिन हो गए तो देख लियो तो पर्चा ले रखा हमने, और कोई देख नहीं रहा। सवेरे पड़े लोग किसी ने पूछा भी नहीं, हाँ भाई क्या बात है क्या नहीं, कोई ना अपना ये काम हमारा काम नहीं है, हम कहीं ठल्ली करते। क्या अब तक कहाँ गए पता करा, यहाँ दी ना आते कोई भी नहीं मिला है जी। वो पढ़े हाथ धरने वो जाते नहीं, और मारे वो कुछ नहीं है, जो सिरों को मरेगा यहाँ करना पकड़ेगा वो मरना तो यही मर जाएंगे, तो नहीं तो वो खा लेगा, वो तो हमें खा जाएगा, हम यही मर रहे हैं, मर जाएंगे। और नहीं, इनकी बातों पर ध्यान भी दिया जा रहा, और इन्होंने पहले जो है हमें फ़ोन के माध्यम से सूचना दी गई थी कि जी हमारे यहाँ गुलदार की जो उपस्थिति दिखाई दे रही, और जैसे ही हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई, मेरे द्वारा से मौके का निरीक्षण किया गया, और मैं बार बार मौके पर गया हूँ। मैंने वहाँ के लोकल व्यक्तियों को, ढाबे वाले हैं जैसा, घर वालों को, उन्हें जो है अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं कि यदि इसकी उपस्थिति लगातार बनती है तो आप मुझे जानकारी देंगे, इसकी फुटेज वगैरह उपलब्ध कराएंगे। वहीं उत्तराखंड में हर साल गांव और नगर क्षेत्र के लिए करोड़ों का बजट आता है, लेकिन वो सिर्फ कागजों में दिखाई देता है। लेकिन धामी सरकार के अधिकारियों ने इस बंदरबाट परंपरा को खत्म किया और प्रदेश में अलग विकास की लकीर खींची। सीमांत जनपद उत्तरकाशी में जिलाधिकारी ने जिला योजना और जिला खनिज न्यास फाउंडेशन मद से कई बड़े काम कराए। उत्तरकाशी में 300 योजनाओं का ठोस खाका शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए तैयार किया गया है, जिसमें नगर क्षेत्र में पेयजल को प्राथमिकता, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई, पुल के साथ पर्यटन को प्रमुखता में रखते हुए काम कराए जा रहे हैं। हालांकि जिलाधिकारी के इस फैसले से जिला योजना समिति के सदस्य खुश नहीं हैं, लेकिन जनपद वासी इस काम की सराहना कर रहे हैं। हाँ, जिलाधिकारी महोदय द्वारा खनन न्यास में काफ़ी बड़ी बड़ी योजनाओं को जो है धनराशि आवंटित की गई है। विद्यालयों को स्कूल बस भी आवंटित किए गए हैं, और इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय को जो है 30 लाख रुपए भी आवंटित किया गया है। बेसिकली उद्देश्य यही है कि हमारी जो योजना है वो हमारी जो ग्रामीण जनता है या शहरी जनता है उनकी क्या आवश्यकता है। तो शहरी क्षेत्र में आज की तारीख में हमें लगता है कि जिस हिसाब से हमें जो आधारभूत ढांचा चाहिए, चाहे वो पार्किंग से संबंधित हो, चाहे वो सीवरेज से संबंधित हो, और ग्रामीण क्षेत्र में जो हमने देखा कि आपदा के समय या फिर जैसे हमारी पेयजल का संकट हुआ था, या फिर हमारे आपदा के समय हमने देखा कि कहाँ क्या दिक्कत आई थी, इन सभी चीज़ को ध्यान में रखते हुए योजना का स्वरूप उसी हिसाब से तैयार किया गया है। तो हल्द्वानी में नेशनल गेम्स होने हैं, जिनका समापन भी हल्द्वानी में होना है, जिसको लेकर कांग्रेस विधायक ने नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर सवाल उठाए। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश का कहना है कि नेशनल गेम्स उत्तराखंड में हो रहे हैं, ये सबके लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन उनकी तैयारी क्या हो रही है इसको कांग्रेस भी देख रही है। सुमित हृदेश ने कहा कि क्या अब गेम्स में आने वाले खिलाड़ियों को टचिंग ग्राउंड की बदबू झेलनी पड़ेगी? क्या खिलाड़ियों सहित मेहमान ऐसी अव्यवस्थाओं को नहीं देखेंगे? इसलिए कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जल्द नेशनल गेम्स को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा और तैयारियों के बारे में जानकारी भी लेगा। और जहां राज्य की सम्मान की बात होगी तो कांग्रेस सहयोग करने को भी तैयार है।
इसकी तैयारी के लिए अभी हम लोग भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, मैं बात करूंगा आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी से, और कांग्रेस का भी प्रतिनिधिमंडल स्टेडियम में जाके जायज़ा लेगा कि तैयारी कैसी है, तो हम आपको फिर बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ट्रेंचिंग ग्राउंड एक बहुत बड़ा विषय मैं देख रहा था आज की अखबारों में। ट्रेंचिंग ग्राउंड जो है वो लगातार हम लोग कह रहे थे कि नगर निगम की जो असफलताओं का अंबार है उसका एक प्रतीक और प्रमाण वो ट्रेंचिंग ग्राउंड भी है। अब राष्ट्रीय खेल वहाँ पे हो रहे हैं, सारा वीआईपी मूवमेंट उस सड़क से होगा, और वो ट्रेंचिंग ग्राउंड की ड्रेसिंग ही आप कर पाएंगे। बाकी तो उसमें कभी कभी आग भी लग जाती है, उसमें हमेशा वहाँ से बदबू नहीं आती है, तो उसका कोई ये व्यवस्था ही नहीं कर पाए पिछले 10 साल में नगर निगम वाले। ये बहुत बड़ा अभिशाप है, लेकिन हमारी आशा है, देखिए उत्तराखंड के लिए गौरव का विषय है कि यहाँ पे राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी के राजकीय आदर्श पीएम इंटर कॉलेज मातली में जनपद स्तरीय नन्हे वैज्ञानिक प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कमांडेंट सचिन कुमार और मुख्य शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र अमोली ने दीप जलाकर उद्घाटन भी किया। प्रतियोगिता में जिले के सभी ब्लॉक के स्कूलों के 110 विद्यार्थी अलग अलग विषयों पर मॉडल पेश कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर कमांडेंट सचिन कुमार 12वीं वाहिनी ITBP मातली ने कहा कि सरकार का सपना पूरे भारत के बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना है। उत्तरकाशी साल 2023-24 इंस्पायर अवार्ड वर्तमान का विज्ञान युग है। विज्ञान के क्षेत्र में विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं। इसके लिए सरकार सीमांत क्षेत्रों के स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं दे रही है। तो अगली खबर चमोली जिले के ज्योतिर्मठ तहसील से है, जहां 2 भूस्खलन प्रभावित गांव पगनों और उर्गम के प्रभावितों को प्रशासन की ओर से पुनर्वास के लिए पहली किश्त जारी कर दी गई है, जिसमें पगनों गांव के 19 परिवार और उर्गम गांव के 3 परिवार शामिल हैं। भूस्खलन से प्रभावित गांव पगनों के 40 परिवारों के साथ ही उर्गम के तल्ला, बड़गिंडा, तोक के 3 प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और विस्थापन के लिए प्रशासन की ओर से 1,92,50,000 की धनराशि स्वीकृत की गई है। उधर जिला मुख्यालय गोपेश्वर में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगरपालिका की टीम को व्यापारियों के विरोध के चलते बैरंग लौटना पड़ा। तो मुख्य बाजार गोपेश्वर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नगरपालिका अधिशासी अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ अतिक्रमण हटाने पहुंचे। इस दौरान नगरपालिका और व्यापारियों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। वहीं व्यापार संघ अध्यक्ष विनोद जोशी ने नगरपालिका प्रशासन से मामले के समाधान के लिए जिलाधिकारी और व्यापारियों के बीच बैठक का समय मांगा, जिसके बाद अधिशासी अधिकारी कर्मचारियों के साथ वापस लौट गए। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के विरोध के चलते कार्रवाई रोकी गई, जल्द ही प्रशासन के निर्देशानुसार दोबारा कार्रवाई की जाएगी। तो उत्तराखंड में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं और ओवरलोडिंग को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट हो गया है। परिवहन विभाग की तरफ से सल्ट विकास खंड के कई क्षेत्रों में प्राइवेट वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर चेकिंग अभियान जारी है। ट्रांसपोर्ट टैक्स ऑफिसर आशुतोष डिमरी ने बताया कि परिवहन की तरफ से यात्रियों को लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। हमारे द्वारा पहले भी कार्रवाई की गई थी, अभी भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक तो पिछले 3 दिन की कार्रवाई में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है। इसके लिए हम अगर कोई ऐसा केस मिलता भी है तो इसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम चला लेते हैं। यात्रियों को बताया जाता है कि यदि आपको सफ़र करना है तो कृपया करके प्राइवेट व्हीकल में आप यूज़ ना करें, टैक्सी व्हीकल का ही प्रयोग करें, क्योंकि आपकी सेफ्टी टैक्सी व्हीकल में ही होती है। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी पैसेंजर हैं वो कृपया करके प्राइवेट वाहनों का प्रयोग ना। तो वहीं प्रयागराज कुंभ को लेकर सभी स्थानों से संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। निरंजनी अखाड़े के रमता 5 भी प्रयाग कुंभ के लिए हरिद्वार से रवाना हुए। ढोल बाजे और अखाड़े के इष्ट त्रिशूल भाले के साथ अखाड़े के संत हरिद्वार से रवाना हुए। तो अखाड़े के सचिव ने सभी संतों को माल्यार्पण कर हरिद्वार से प्रयागराज के लिए विदा किया। अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि अखाड़े की परंपरा है कि रमता 5 दही और चावल का भोग लगाने के बाद कुंभ के लिए प्रस्थान करते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 30 दिसंबर को धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, जबकि 4 जनवरी को अखाड़े का नगर प्रवेश होगा। तो
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।